नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ पार्ट 4। किस चीज का पार्ट 4 ऑफ इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम जून 2025 से लेके अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। ये कौन सी करंट अफेयर्स है? जो हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अभी तक हम इसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं। हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम हर एक पार्ट में एक मंथ की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने जो पार्ट नंबर 1 है उसमें जून की करंट अफेयर्स कवर करी एनवायरनमेंट की। पार्ट 2 में हमने जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स कंप्लीट करी, ठीक है। और पार्ट नंबर 3 में हमने अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स कंप्लीट करी। तो आज है पार्ट नंबर 4, जिसमें हम सितंबर 2025 की जो एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये चीज बता देता हूं कि हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम क्या करते हैं, हम पहले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, देन नेशनल, देन स्पीशीज इन न्यूज। स्पीशीज इन न्यूज में यूजुअली आप फ्लोरा एंड फाउना पढ़ते हैं, बट क्योंकि पैथोजन से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं तो मैंने यहीं पर पैथोजन्स भी कवर कर दिए हैं ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कि आप एनवायरमेंट के भी करंट अफेयर्स की 1 साल की वीडियो देख रहे हैं, है ना। ऐसे ही मैं आपके लिए स्कीम्स की, ज्योग्राफी की भी वीडियो लेके आऊंगा, जिसको मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा, ठीक है। इसके लिए तो ज्यादा पार्ट्स बनेंगे क्योंकि इसके करंट अफेयर्स भी ज्यादा होती है। स्कीम्स एंड ज्योग्राफी की इतनी करंट अफेयर्स नहीं होती, तो उसे 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। प्लेसेस इन न्यूज की भी हम 3 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन 2 पार्ट्स में हमने क्या किया है, इन 2 पार्ट्स में हमने जून 2025 से लेके फेब्रुअरी 2026 की जो करंट अफेयर्स थी इससे रिलेटेड, वो हमने कवर कर लिए। अभी हमारा क्या बचा है, मार्च और अप्रैल, वो हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो जो जिसने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इसको वीडियो को देख सकता है। प्लेसेस इन न्यूज को मैंने सारी प्लेसेस इन न्यूज कवर करी है, और जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वो तरीके भी बताए, ठीक है। अब आपको पता है आप इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स तो कर रहे हैं, बट आप हर चीज करंट अफेयर्स से कंप्लीट नहीं कर सकते। कुछ चीजें आपको इन्वायरमेंट की थीम्स को देखकर करना पड़ेगा। तो यही जो इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट की थीम्स है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 12 साल पिछले 12 साल के पेपर्स में आपको इंपॉर्टेंट थीम्स जो देखने को मिली है, वो मैंने एक साथ आपको करवा दी है, जो कि आपको कोर्स देखने को मिलेगा सिर्फ 389 रुपीज में। ये कहां पर है? ये यूट्यूब पे ही है, ठीक है। ये यूट्यूब पर ही है। जो आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखता है, ज्वाइन मेंबरशिप कर कर, उसमें आप जाएंगे और वहां पर आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को समझ ना आए तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो जरा, इंटरनेशनल न्यूज सबसे पहले हम देखेंगे। तो इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि WTO ने, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, फिशरीज पर सब्सिडीज निकाली, ठीक है। तो अब क्या है कि ना कुछ इसमें चेंजेस हैं, मतलब कि चेंजेस क्या, कि ये पहला ही ऐसा पैक्ट है जो फिशरी सब्सिडीज से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ हमें चीजें देखने को मिली है, तो हमें वो याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर पहली होती है ना तो उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या था कि इसको एक्चुअल में 2022 की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उसमें इसको लाया तो गया था, एडॉप्ट तो किया गया था, बट जो ये फोर्स में आया है ना वो अभी आया है सितंबर 2025 में। तो जो चीज 2025 2026 में आती है, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज आती है न्यूज में, तो वो हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब वो पहली बार हो रहा हो। तो ये पहला ऐसा WTO का पैक्ट है जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ओशन कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी क्या है इसमें कोर प्रोहिबिशन क्या है कि किस किस को ये सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। तो उनको ये सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करी जाएगी जो IW फिशिंग में एंगेज्ड है। IW का मतलब क्या है? इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड। यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ ये रहा, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग में अगर कोई भी एंगेज्ड है तो उसको इस सब्सिडीज का फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। अगर कोई भी फिशिंग कर रहा है ओवरफिश्ड स्टॉक्स पर या ओवरफिश्ड एरिया पर, तो उसको भी ये सब्सिडीज नहीं मिलेगी। अगर कोई भी हाई सीज में जाकर फिशिंग कर रहा है, उसको भी ये सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी,
ठीक है। यहां पर एक डब्ल्यूटीओ ने फिश फंड बनाया है। ये फिश फंड क्यों बनाया है? आपको पता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है एंड जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। तभी तो वो इसकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो वो इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग, ओवरफिश स्टॉक्स और हाई सीज में फिशिंग करने वाले जो काम है उनको कम कर पाएंगे, जब उनके पास टेक्निकल असिस्टेंस होगी, जब उनके पास टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, इस वजह से अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया ने क्या बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने ये एम्फसाइज किया है कि सबसे पहले जो हिस्टोरिक कल्प्रिट्स है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने ओशन को या इस मेरीन इकोसिस्टम को, या मैं बोलूं जो फिशरी सेक्टर है उसको बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, उनके ऊपर सबसे पहले तो स्ट्रिक्टर रूल्स होने चाहिए, कि स्ट्रिक्ट रूल्स उनके ऊपर लगने चाहिए। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको 25 ईयर्स का ट्रांजिशन पीरियड देना चाहिए। उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप कोई भी लॉ लेके आए, कोई भी सब्सिडी लेके आए और उसे एकदम से मान लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, अब ये है कि ये बायो सिग्नेचर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये अभी न्यूज में था। तो आपको पता है कि डायरेक्ट टर्म बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमें देखना है कि ये बायो सिग्नेचर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे कि बायो सिग्नेचर कोई भी सब्सटेंस चाहे वो केमिकल हो, मॉलिक्यूलर हो, फिजिकल हो, केमिकल हो, मॉलिक्यूलर हो, फिजिकल हो, ठीक है, उस वो अगर किस चीज में हेल्प कर रहा है, अगर वो पास्ट या प्रेजेंट लाइफ को बताने में हेल्प कर रहा है, कोई साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम बायो सिग्नेचर बोलेंगे। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी चीज को बायो सिग्नेचर तभी बोला जाएगा अगर वो कि कोई भी चीज क्रिएट कर रहा है या किसी भी चीज को हेविली इन्फ्लुएंस कर रहा है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म रादर देन प्योरली एबायोटिक। जब बायो कहीं चीज लग गई, बायो का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, तो उस चीज का ऑर्गेनिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चीज का ऑर्गेनिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इसको प्योरली एबायोटिक एबायोटिक जो चीजें होती हैं उसको बायो सिग्नेचर्स में नहीं रखा जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से या तो क्रिएटेड हो या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ से ही हेविली इन्फ्लुएंस्ड हो, तभी उसको बायो सिग्नेचर माना जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज कहां पे किया गया? जैसे मार्स है, वीनस है, एक्सोप्लैनेट्स है, उनमें जो लाइफ है, उसमें जो लाइफ है वो थी या नहीं थी, ये जांचने में इंपॉर्टेंट है बायो सिग्नेचर्स। इसमें जैसे मैंने बोला आपको, केमिकल, मॉलिक्यूलर, फिजिकल, कोई भी चीज हो सकती है। तो जैसे गैसेस हैं, तो कौन कौन सी गैसेस देखी जाती हैं? जैसे O2, मीथेन, फॉस्फाइन, डी मिथाइल सल्फाइड हो गया। ठीक है, वैसे ही मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर देखा जाए तो किस चीज को देखते हैं? जैसे एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, पिगमेंट्स, इनको देखा जाता है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो किस चीज को देखा जाता है? माइक्रोबियल मैट्स हो गए, जैसे माइक्रोफॉसिल्स हो गए, इन सारी चीजों को देखा जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मार्स के ऊपर एक जगह है, छियावा फॉल्स। ठीक है, वहां पर ये बायो सिग्नेचर्स मिले हैं। ठीक है, वहां पर ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर, आयरन ऑक्साइड जैसी चीजें वहां पर देखने को मिली है। इस वजह से ये बायो सिग्नेचर जो है वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये ग्रे राइनो इवेंट क्या होता है? ठीक है, मुझे बस एक सेकंड देना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक चीज है वो है ग्रे राइनो इवेंट। देखो, नाम से सिर्फ इतना मत समझ लेना कि ये राइनो से कुछ रिलेशन इसका होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ग्रे राइनो इवेंट जो है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी, देखो, ऐसा रिस्क है जो कि पता है गवर्नमेंट को, या कोई भी अगर एनवायरमेंटलिस्ट है या कोई भी अगर रिसर्चर है उसको ये पता है कि ये पर्टिकुलर जो इवेंट है या ये पर्टिकुलर जो थ्रेट है वो नियर फ्यूचर में आने वाला है या सामने देखने को मिलने वाला है। बट उसके बाद भी उसको इग्नोर किया जाए, उसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए, तो उसको ग्रे राइनो इवेंट बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे जो ब्लैक स्वैन इवेंट है ना, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में पता ही ना हो और वो एकदम से हो जाए और उसके खिलाफ एक्शन लेना तो दूर की बात, उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे आप देखो, कोविड 19 था, इस वायरस के बारे में पता नहीं था कि ये एकदम से इतना स्प्रेड हो जाएगा।
ठीक है। तो इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, उसे हम कोविड-19 को बोलेंगे ब्लैक स्वैन इवेंट, ठीक है, जो कि अनसीन होता है, प्रोबेबल होता है और अनएक्सपेक्टेड होता है। बट वहीं पे जो ग्रे राइनो इवेंट है वो हाईली प्रोबेबल होता है, पता होता है कि वो हो सकता है, उसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा, बट फिर भी उसको इग्नोर किया जाता है, उसको हम ग्रे राइनो इवेंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। इस टर्म को 2016 में माइकल वकर जो है वो लेके आए थे। अब 2016 में देखो, अभी तो रिसेंटली न्यूज में था ही, बट देखो 2016 में इस टर्म को कॉइन किया गया था और 2016 से अब हो गया 2026। तो बिल्कुल हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए, तो प्लीज इनका नाम भी याद रखना, माइकल वकर। आपको पता है वो पूछ लेते हैं कि ये लेके आए थे, वो लेके आए थे, है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ लेते हैं, कुछ भी कर देते, तो प्लीज इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस बार जो इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज थी वो बहुत ज्यादा थी नहीं, सिर्फ ये तीन ही इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे देखने को मिली थी इस महीने में, सितंबर मंथ में। बट नेशनल न्यूज काफी सारी है और स्पीशीज एंड न्यूज भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो अब नेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर हम देखेंगे अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में पढ़ाया था कि बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है ना। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग हमने वहां कवर कर लिया था, उस चीज को बार बार कवर करने का कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो तो हुआ क्या कि अभी सितंबर 2025 में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और बिराक है, BIRAC, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसका नाम रखा गया है हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये किसके अंडर लेके आए हैं, आपको पता है हमारी एक बायो E3 पॉलिसी है। बायो E3 पॉलिसी अब मैंने रेड में मार्क किया है, मतलब हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट पेज में हम बायो E3 पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी मैंने रेड से मार्क किया है, बट इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस वजह से इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि हम बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, वो ग्रो कर पाए। ठीक है, उसमें उसकी एफिशिएंसी को हम बढ़ा पाए, इस वजह से हम ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। इस प्लेटफॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक नेशनल नेटवर्क है जिसमें हमने 21 एडवांस्ड बायो एनेबलर्स को ऐड किया है। ठीक है, इस्टेब्लिश किया है। ओके, ये बायो एनेबलर्स क्या होते हैं, बायो एनेबलर्स का मतलब कुछ नहीं है, बायो मैन्युफैक्चरिंग करने में जो चीज हेल्प करे। ठीक है, चाहे वो टेस्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी R&D से रिलेटेड हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, सब कुछ बायो एनेबलर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैसे प्रॉपर डेफिनेशन लिख दिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट मैंने आपको वैसे बता दिया है क्या होता है ना। देसी भाषा में जब मैं चीजें बताता हूँ, सिंपल भाषा में बताता हूँ, तो आप लोगों को ज्यादा टाइम तक याद रहती है ना। बायो एनेबलर्स को या इन हब्स को किस नाम से जाना जा रहा है, और किस नाम से जाना जा रहा है, नेशनल बायो एनेबलर्स या फिर मूलांकर। ओके, ये चीज याद रखना। उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म में क्या किया जाएगा, आपको पता है जब कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, कोई भी एसएमईज है, एसएमईज का मतलब क्या है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कोई भी एकेडमिया है या कुछ भी है, मतलब ठीक है, ग्रो मतलब कि आप समझ लो कि ग्राउंड लेवल से अगर किसी चीज को स्टार्ट किया जा रहा है तो बहुत मुश्किल होता है कि उसमें हम मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज लेके आ पाए, है ना, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट कर पाए, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसी प्लेटफॉर्म के चलते यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं, एसएमईज है, एकेडमिया है, उनको ऑफर किया जाएगा, लेबोरेटरीज हो गई, ठीक है, लेबोरेटरीज हो गई, क्लीन रूम्स हो गए, फर्मेंटेशन सूट्स हो गए, ये प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो इनिशियल उनकी अपफ्रंट कॉस्ट है वो ज्यादा ना हो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद ऑब्वियसली एआई का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी में इन्हें एआई कनेक्टेड बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें 6 थीमेटिक एरियाज हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, जैसे बायो बेस्ड केमिकल, स्मार्ट प्रोटीन्स, प्रिसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर, मरीन स्पेस रिसर्च, ये सारी चीजें जो हैं, ये 6 थीमेटिक एरियाज जो हैं, इनको इसमें देखा जाएगा। अब हम देखते हैं बायो E3 पॉलिसी है क्या। ठीक है, बायो E3 पॉलिसी का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी को इन तीनों सेक्टर से जोड़ना है। एनवायरमेंट से जोड़ना हर चीज को आजकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज अगर सस्टेनेबल नहीं है तो उसका होना ना होना एक बराबर है। ठीक है, इनिशियली तो वो आपको बहुत फायदा करवा जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान ज्यादा करवाएगी, है ना।
तो इस वजह से बाकी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है, ये फ्यूचर है। और जैसे बायोटेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, है ना। तो उसी की बात करी जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे दो चीजों को नरिश किया जा रहा है, फॉस्टर किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। कौन कौन सी? सर्कुलर बायो इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। ये जो बायो ई3 पॉलिसी है उसका एक टारगेट है, ये टारगेट आपको याद रखना है कि टारगेट क्या है कि हमारी जो बायो इकोनॉमी है उसे हमें $300 बिलियन का बनाना है 2030 तक। ठीक है, इतनी चीज इसमें पढ़नी थी, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसको बस थोड़ा सा, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको उतनी चीजें बताता हूँ जो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? आपको पता है पेयरिंग वाले क्वेश्चन में साइट्स दी होती है और उनकी जगह दी होती है कि कौन सी प्लेस पे वो है। ठीक है, तो ऐसी पेयरिंग वाले क्वेश्चन में आपको कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है ऑफ मैब, मैब का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, उसने इस साइट को, इस ग्लोबल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया है यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो इस वजह से हो सकता है कि ये चीज आपसे पूछ ले। अब देखो आपने जो भी मुझसे क्लास ले रहे हैं वो मेंबरशिप वाली, यूट्यूब मेंबरशिप वाली, है ना, उसमें मैंने आपको कल की क्लास में बताया था मैब के बारे में, एम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में। वो देखो वो अलग है, वो यूनेस्को का मैप है और ये इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ द मैप है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो यूनेस्को का मैप है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम है, एक एम है, एक टारगेट है कि ये चीज हमें करनी है। इसका टारगेट क्या है कि हमें ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को और बायोस्फीयर रिजर्व्स को अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है, इसको इंप्रूव करना है। वहीं पर ये जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल मतलब आईसीसी एमएबी है, इसमें डिफरेंस बस इतना है कि इसी टारगेट को पूरा करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई, एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई जिसमें 34 मेंबर्स हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सुपरवाइज करने के लिए एंड डायरेक्ट करने के लिए इसी मैप प्रोग्राम को। ठीक है, तो यूनेस्को मैप एक प्रोग्राम है, एक टारगेट है, एक एम है, और जो ये आईसीसी एमएबी है ये क्या है? ये एक गवर्निंग बॉडी है। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको पता है। ऐसे कनेक्टेड टर्म से क्वेश्चन वो पूछते हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऐड किया, नहीं तो मैं इसे पॉइंटर में डाल के छोड़ देता। बट मुझे जैसे ही ये दिखा आईसीसीएमएबी, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग इसे यूनेस्को मैप से कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, उसको कंफ्यूज कर सकते हो उस टर्म से, तो इस वजह से मैंने इसे यहाँ पे ऐड किया। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें, मैप एक प्रोग्राम है, एक गोल है, और आईसीसी मैप जो है वो एक मैनेजिंग बॉडी है, एक गवर्निंग बॉडी है, जो इस प्रोग्राम को क्या कर रही है? इस प्रोग्राम को पूरा करने में हेल्प करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब इसको आप साइंस एंड टेक में भी कर सकते हो कवर, इसको आप इसमें एनवायरनमेंट में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। मैंने इसे एनवायरनमेंट में डाल दिया। ठीक है, अब क्या है, इस चीज को समझना। वैसे तो ये सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत टाइम से चल रही है, बहुत टाइम से। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि रिसेंटली क्या हुआ है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है उन्होंने बैरन डेजर्ट को कन्वर्ट किया है फर्टाइल सॉइल। कैसे किया है? जो ये बायो फॉर्मुलेशन है, ये टेक्निक है जिसमें बायो एनहांसर्स को, बायो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है ताकि कोई भी अगर जगह है उसको फर्टाइल बनाया जाए, उसको यूजफुल बनाया जा सके। ठीक है, आगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी है मैंने। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे बता के चल रहा हूँ। ऐसे इको फ्रेंडली पॉलीमर्स है, उनको यूज किया गया है। मतलब कि क्या किया जा रहा है? सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि कोई भी बैरन लैंड है, कोई भी डेजर्टेड लैंड है, ठीक है, कोई भी एरिड लैंड है, उसको कैसे फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट किया जाए। इस टेक्नोलॉजी को ही सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जो सैंड पार्टिकल्स है, जब आप इस बायो फॉर्मुलेशन टेक्निक को और इको फ्रेंडली पॉलीमर्स को यूज करते हैं तो उस टाइम पर जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक सॉइल लाइक मैट्रिक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जो वाटर रिटेंशन की जो एफिशिएंसी है वो 30 to 40% इंक्रीज हो जाती है। जो न्यूट्रिएंट्स ग्रैब करने की एफिशिएंसी है वो भी एनहांस हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी डेजर्टेड एरिया है, एरिड एरिया है, वो वहां पर एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपको देखने को मिल सकता है। कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जा सकती हैं? जैसे कि वीट, बाजरा, गुआर गम,
चिकपी, मिलेट, ग्रीन ग्राम, आपको दिख रहा है ना, ये सारी आपको एरिड एरियाज में देखने को मिलती है। तो उन एरिया को क्या कर सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं, ताकि इन चीजों को क्या कर सके, इन चीजों को वहां पे उगाया जा सके। साथ ही साथ जब आप सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, तो जो डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है ना, जिसे हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, आप उसको भी क्या करते हो, उसको भी कम कर देते हो। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन भी रुक जाता है। यहाँ पे जो क्रॉप की यील्ड है वो भी बढ़ जाती है। क्यों नहीं बढ़ेगी, खुद सोचो। जब वाटर रिटेंशन बढ़ जा रहा है, जब न्यूट्रिएंट की जो साइक्लिंग है वो एनहांस हो जा रही है, जो न्यूट्रिएंट ग्रैब करने की शक्ति है उस सॉइल की वो बढ़ जा रही है, तो ऑब्वियसली जो क्रॉप यील्ड है वो भी बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी, है ना। वही चीज यहाँ पे बताई गई है। इस चीज को प्लीज याद रखना कि सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी ये होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट बस। ठीक है, अब देखो जरा, इसका जो ओरिजिन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। मैंने आपको बोला बहुत साल से चल रही है, 2019 से 22 तक इसको मतलब कि स्टार्ट किया गया था, बट फिर एक्सटेंड किया गया उसके बाद। अब जो है, अब ये न्यूज़ में इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब जो ट्रायल्स है वो सक्सेसफुल दिख रहे हैं। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को। बायो फॉर्मुलेशन जो मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, वही चीज यहाँ पे लिखित में है, मतलब कि एक प्रॉपर डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो चीज थी ना, आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी बहुत जो मतलब कोई भी, मैंने इसको क्यों यहाँ पे रखा है, एल्यूमिनियम का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है आपके एनवायरनमेंट से, बट मैंने क्यों रखा है इसे यहाँ पे, इसके पीछे एक रीजन है कि ना, रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम से यूपीवीसी प्लास्टिक्स की तरफ। वो क्या है, अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब आपको पता है ना कि ये तो जुड़ा हुआ है एनवायरनमेंट से, है ना, क्योंकि कोई भी प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि ना वो क्या करते हैं, वो बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं। वो क्या करेंगे, वो ये लिखेंगे कि रिसेंटली हमने ये देखा है कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो क्राइसिस फेस कर रही है, वो शॉर्टेज फेस कर रही है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर उसका हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन में आ सकता है कि हमें चीपर जो है, चीपर और चीपर जो एल्यूमिनियम है जो कि क्रूड ऑयल से ड्राइव्ड होता है, वो हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है, वो चाइना से आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस लोगों ने एल्यूमिनियम की जगह यूपीवीसी प्लास्टिक्स को यूज करना शुरू कर दिया, आपको याद रखना है, ये भी सच है। ठीक है, अब ना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थी कि एक तो एल्यूमिनियम चीपर मिल रहा है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम क्रूड ऑयल से बनाया जा रहा है उसको यूज किया जा रहा है, और जो क्रूड ऑयल से बनाया जा रहा है ऑब्वियसली इट इज नॉट सस्टेनेबल। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया। तो याद रखना, एल्यूमिनियम की शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है, उसका जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक तो यूपीवीसी को उससे रिप्लेस करा जा रहा है, और साथ ही साथ कि जो चाइना है और आशियन कंट्रीज हैं वहां से चीपर एल्यूमिनियम को लाकर यहाँ पे बेचा जा रहा है, जिस वजह से हमारी जो इंडिजीनियस, या मैं बोलूँ जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है और डोमेस्टिक मार्केट है वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, बाकी एल्यूमिनियम को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, विंडो फ्रेम्स में, किचन आइटम्स में, डोर्स में, रूफ्स में, ऑटोमोबाइल ऑटोमोटिव पार्ट्स में। ठीक है, अब फिर वही कहूंगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, बट मुझे लगा कि मैं इस चीज को नहीं छोड़ सकता, तो इस वजह से मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स लाए गए हैं, एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स लाए गए हैं 2025 में। ठीक है, कौन लेके आया है, MOEFCC मींस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब इसमें क्या है क्या नहीं है वो हम पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है कि एक चीज इसमें पूछी जाएगी कि ये ऑडिटर्स कौन है। इसमें ना क्या हुआ है कि रिसेंटली ये जो एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 आए हैं, इसमें एक नई पोस्ट को ऐड किया गया है। ठीक है, वो नई पोस्ट किस चीज की है, वो है रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स की। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट ऑडिटर्स कैसे काम करेंगे, जैसे सीए काम करते हैं ना, वैसे ये भी काम करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगता है इसकी वजह से ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनवायरमेंट ऑडिटर्स हैं जो इस ऑडिट रूल्स के अंडर ऐड करे गए हैं पहली बार, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंट्स हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके सिमिलर, जैसे वो इंडिपेंडेंट होते हैं ये भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये कंप्लायंस चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे कि जो भी इंडस्ट्री है, मान लो उस वो कोई भी काम कर रही है तो वो सस्टेनेबल है या नहीं है, जो भी हमारे रूल्स हैं। ठीक है, जो भी हमारे रूल्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है।
अब ये जो एनवायरमेंट ऑडिटर्स हैं, इनका चयन भी तो होगा, इनको सिलेक्ट भी तो किया जाएगा, तो इनकी सर्टिफिकेशन, इनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करी जाएगी? तो उसके लिए एक एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेट एजेंसी बनाई गई है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इन्हें सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, ओवरसाइट, ट्रेनिंग सब कुछ प्रोवाइड करेगी। किसको? एनवायरमेंट ऑडिटर्स को। इन्हें क्या करना है? इन एनवायरमेंट ऑडिटर्स को इन्हें अपनी एक रेगुलर रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी। ठीक है, किसको करनी है? जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी उन्हें इन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑन साइट सैंपलिंग ये कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, वो कंप्लाई कर रहे हैं एनवायरमेंटल लॉज के साथ या नहीं कर रहे हैं, वो ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन क्रेडिट रूल्स हैं, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन है, क्या उनको उनके साथ कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सारा इनका काम है, ये सारी चीजें वो करेंगे। ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहे, इस वजह से इन सारी चीजों को डिजिटाइज किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एनवायरमेंट ऑडिटर्स न्यू चीज है, न्यू क्लास है जो ऐड करी गई है, तो इसे प्लीज याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मैंने ये रूल्स करवाए हैं। सारे रूल्स जो भी आते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट किसी भी रूल में अगर कोई चीज न्यू चीज ऐड करी गई है या चेंजेस लाए गए हैं तो वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सब कुछ नहीं पढ़ना, बट वो चेंजेस और वो न्यू चीज पढ़नी है। ठीक है, अब क्या हुआ है, यूएनईपी ने एक मतलब कि अवार्ड्स हैं, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड्स। ठीक है, तो ये लेके आए हैं। अब ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? देखो, इसमें दो चीज याद रखना। सबसे पहले तो अब ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 ग्लोबल अवार्ड्स जो है वो कौन लेके आता है? तो आपको याद रखना है यूएनईपी। दूसरी बात, किसको दिया जाता है? ये एक्चुअली जो भी एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योर्स है जिनकी एज 30 साल से कम है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम इस साल? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें 3 कंट्रीज इस बार विनर है, जिसमें से एक इंडिया भी है। इंडिया में भी हमें याद रखना है कौन है, उसके बारे में हम देख लेंगे, और कीनिया और यूनाइटेड स्टेट्स है। अब इसमें जो एक इंडिया विनर है, इंडिया कैसे विन करिए? इंडिया की एक फीमेल है, जिनाली मूडी। उन्होंने एक्चुअली एक बनूफी लेदर बनाया। ठीक है, अब क्या है कि ये बनूफी लेदर भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि ये बनूफी लेदर क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये बनूफी लेदर एक्चुअल में जो आपका लेदर है ना, उसका एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है। क्या किया जाता है? लेदर जैसी ही एक चीज है, लेदर जैसी ही एक चीज है, उसको बनाया जाता है बनाना क्रॉप से। तो जैसे आपको फ्लैश लेदर देखने को मिलता है, फ्लैश फ्लैश मीन्स कि आपको पता है काऊ, क्रोकोडाइल, बफेलो, हॉर्स, सबके चमड़ी से लेदर बनाया जाता है। बट इसमें क्या किया गया है, इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया है, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स निकाली गई है जो क्या है, प्लांट बेस्ड लेदर है। ठीक है, जो कि किससे बनाया जाता है? बनाना क्रॉप से। तो प्लीज याद रखना, बनूफी लेदर अगर आ जाए क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इसको जब आप यूज करते हैं तो वाटर यूसेज 95% से कम हो जाती है, कार्बन एमिशन 90% से कम हो जाता है, इस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आधा काम हमने कर लिया, बस पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। 7 बजे मैंने वीडियो लाने का वादा किया था, 6:24 हो गए हैं। अब आई डोंट नो कि मैं आधे घंटे में ये कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कभी ऐसा होता है ना कि 10 to 15 मिनट्स अगर लेक्चर लेट हो जाए, तो टेंशन मत लिया करो, ये समझा करो कि भाई मैं मेहनत ही कर रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, मैं लेट ही इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने लग जाता हूँ जब मुझे लगता है कि नहीं ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, और उसके बाद वो टाइम निकलता चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से बस इतना याद रखना कि अगर कभी लेट हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट एनरिच्ड हो गया होगा, इस वजह से जो मैं हूँ वो लेट हो गया हूँ, बस इतना समझा करो। ठीक है, अब सीपीसीबी की 2023 की एक रिपोर्ट आई है, बट आई 2025 में। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया? अब ना मैंने ये क्यों ऐड करी है, क्योंकि ना यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं कि जो रिवर्स हैं उनकी कंडीशन और खराब होती जा रही है, वो और पॉल्यूटेड होती जा रही है, उसकी वाटर क्वालिटी और खराब होती जा रही है। बट हुआ क्या कि सीपीसीबी 2023 जो रिपोर्ट आई उसमें यह बोला गया कि मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ते नहीं ना, और वहां पे आ जाता कि उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, तो आप उसे गलत करके आते, क्योंकि आपके दिमाग में तो यही है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन, ये वो है ना। तो दिस इज वाई कि कोई भी रिपोर्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, चाहे वो मार्जिनल है, कम ही है, पर देखने को मिली है। ठीक है,
दूसरी चीज क्या बताया गया कि इसमें आप देखोगे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस कहाँ पे देखने को मिले हमें, तो महाराष्ट्र में देखने को मिले, ठीक है, हाईएस्ट नंबर। अब अगर जैसे हमने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किया है, ये हमने पिछले पार्ट में किया है, तो यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, बट क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि अगर ये आ जाए कि बायो ऑक्सीजन, सॉरी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, जो बीओडी है, उसका मतलब कि अगर आप देखोगे कि उसकी डेफिनेशन के हिसाब से वो कितना होना चाहिए जब हम उसे बोलेंगे कि ये रिवर पॉल्यूटेड है, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर बीओडी 3 mg/लीटर से ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि वो रिवर या वो स्ट्रेच जो है रिवर का वो पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना बस। अब इसमें क्या याद रखना है कि ये बोला गया कि 2023 में 807 साइट्स जो थी वो पॉल्यूटेड, सॉरी 2022 में 815 साइट्स जो थी वो पॉल्यूटेड थी, और 2023 में 807 साइट्स जो हैं वो पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट्स की बात करें तो उसमें कौन कौन सी आएगी, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ठीक है। अगर आप रिवर्स की बात करो प्रॉपरली तो क्या हुआ है, यमुना टॉप पे है जो सबसे खराब है, जो सबसे पॉल्यूटेड है, देन साबरमती जो अहमदाबाद में, चंबल, देन तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है मुझे बताओ, और इसके बैंक पे कौन सी वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, साउथ इंडिया में एक साइट रही थी, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट साइट है, एक एम्पायर से रिलेटेड है, तो मुझे बताओ कौन सा एम्पायर है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमें जो एक्सट्रीम पॉल्यूशन है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी सीपीसीबी 2023 रिपोर्ट के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARAI, ने क्या किया है रिसेंटली, देखो अभी हमने क्या किया, हमारा एक टारगेट था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, किसके साथ, पेट्रोल के साथ। ये कब हमने कंप्लीट किया, ये हमने 2025 में कंप्लीट कर लिया। असली टारगेट 2030 का था, हमने कब कर लिया, हमने 5 साल पहले ही कर लिया, 5 years अर्लियर कर लिया, ठीक है, 5 years अर्लियर कर लिया। अब क्या है कि अब हम ऐसे ही शिफ्ट कर रहे हैं डीजल की तरफ भी, तो हमने क्या किया, इथेनॉल को डीजल के साथ भी मिक्स करने की कोशिश करी थी, बट हुआ क्या कि जो इथेनॉल है, सीधी बात करें, जब इथेनॉल और डीजल ब्लेंड हो रहा था तो वो वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। उसमें हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, लो मिसिसिबिलिटी देखने को मिल रही थी, मतलब कि मिसेबल मतलब कि मिक्स नहीं हो रहा था, ठीक है। अब क्या है कि हमने क्या किया, हमने एक ऑल्टरनेटिव देखा इथेनॉल का डीजल के केस में, जिसे हमने क्या बोला, जिसे हमने बोला आइसोब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल। तो अब क्या किया गया है, ये 18 मंथ का पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है, 18 मंथ का पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है, मतलब कि कोई भी चीज पहली बार लाई जाती है तो उसको पायलट प्रोजेक्ट बोला जाता है, जिसमें हम 10% इस आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ ब्लेंड करेंगे, डीजल के साथ ब्लेंड करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि आपको पता होना चाहिए आइसोब्यूटेनॉल क्या है, क्योंकि अब ये आपसे पूछा जा सकता है आइसोब्यूटेनॉल क्या है। तो ये एक अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है, जहां पर भी ओएल लग गया, ओएल जो है वो क्या है, वो अल्कोहल है, याद रखना, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। इथेनॉल भी क्या था, ओएल मींस अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल था। हम इथेनॉल की जगह इस आइसोब्यूटेनॉल को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मिसिसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, डीजल के साथ, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, इग्निशन स्टेबिलिटी ज्यादा है, फ्लैश पॉइंट ज्यादा है, वॉलेटाइल कम है, सेफर ज्यादा है, इस वजह से हम इस आइसोब्यूटेनॉल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये जो ब्लेंडिंग है इसमें हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो हम ऐसी फर्स्ट कंट्री बन जाएंगे जो कि कमर्शियली इस आइसोब्यूटेनॉल और डीजल ब्लेंडिंग को सेल करेंगे, ठीक है, या यूज करेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। अभी हम कहां पर चल रहे हैं, मैंने आपको 4 जनरेशन बताई थी, सबसे पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, चलो एक और बार रिवाइज कर देता हूँ। जो बायोफ्यूल्स की पहली जनरेशन है उसमें क्या होता है, उसमें हम फूड क्रॉप्स को यूज करते हैं, ठीक है, अपना बायोडीजल बायोफ्यूल बनाने के लिए। सेकेंड जनरेशन में हम इन्हीं फूड क्रॉप में जो वेस्टेड फूड क्रॉप है, ठीक है, जो वेस्ट है उसको यूज करते हैं। थर्ड में हम किसको यूज करते हैं, थर्ड जनरेशन में हम एल्गे को यूज करते हैं। फोर्थ जनरेशन में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज करते हैं, जो कि स्पेसिफिकली बायोडीजल बनाने के लिए यूज करी गई थी। ये सब चीजें हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज है नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025। क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है,
ये मिनिस्ट्री एक नई पॉलिसी लेके आई, ठीक है। अब इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बस इतना पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए कि क्या था, हाँ आया था, मैंने पढ़ा था, बस इतना याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इसमें नहीं है। सबसे पहले तो जो हमारा भाई एम है, कोई भी अगर जियोथर्मल एनर्जी आ रही है मतलब ये नॉन रेन्यूएबल, सॉरी ये रेन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, ये सस्टेनेबल है, तो ऑब्वियसली ये नेट जीरो टारगेट को पूरा करने के लिए ला रहे होंगे। तो नेट जीरो टारगेट हमारा कब तक का है, 2070 का। तब तक हमें क्या करना है, हमें जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है उसको क्या करना है, जो मतलब हमारा कार्बन हम रिलीज कर रहे हैं उतना ही कार्बन हमें स्टोर भी करना है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, इसे नेट जीरो बोलते हैं, ठीक है। ये टारगेट हमारा 2070 तक के लिए, इस वजह से हम बाकी रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें इंसेंटिव्स क्या मिलेंगे, जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग है उसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है, मतलब कि दी जाएगी। वाइबिलिटी का क्या मतलब है, वाइबिलिटी का मतलब है कि मैं आज आपसे कह दूं कि आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेनी है डिस्कॉम से, आपको अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। अब आप कहोगे यार ये क्या पागलों वाली बात है, मैं कैसे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बनाऊं, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, मैं आपसे एक ऐसी बात कर रहा हूं जो वायबल ही नहीं है, जो कि करी ही नहीं जा सकती, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो करी नहीं जा सकती उसको करवाने के लिए जो फंडिंग करी जाए उसको हम बोलेंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग, की उस कमी को पूरा करना है, उस टेक्नोलॉजी पर फंड करना है, ठीक है। तो ये है वायबिलिटी गैप फंडिंग। टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करे जाएंगे, जीएसटी एग्जाम्पशन दिया जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी में एग्जाम्पशन दिए जाएंगे, ठीक है, कोई अगर जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है तो, ठीक है। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाया जाएगा, ठीक है। कौन बनाएगा, स्टेट नोडल एजेंसीज, प्लीज याद रखना स्टेट है, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी किसका काम है, स्टेट्स का काम है, तो याद रखा करो कोई भी काम करेगा तो वो मेनली स्टेट ही करेगी, ठीक है। जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस पर रूल्स बना सकती है, ठीक है, वो उसके लिए फंड्स प्रोवाइड कर सकती है, बट क्लियरेंस हो गया और सारा काम हो गया वो कौन करेगी, वो स्टेट ही करेगी, ठीक है, उसी लिस्ट में आता है ये। 30 ईयर की लीज प्रोवाइड करी जाएगी डेवलपर्स को, बस ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाई पोटेंशियल रीजन कौन से बताए गए हैं, ये चीज प्लीज याद रख लेना। एक तो हिमालयन रीजन, ठीक है, जैसे पूगा, लद्दाख, मणिकरण, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, कैम्बे ग्रैबन जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, गोदावरी बेसिन एंड सोन, नर्मदा, ताप्ती, सोनाता, एक साथ जिसको बोलते हैं बेल्ट। ये चार जगहें जो है जिसको हाई पोटेंशियल रीजन्स बोला गया है, किसके लिए, जियोथर्मल एनर्जी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। होगा क्या, पेयरिंग वाले क्वेश्चन में ये साइड्स डाल दी जाएंगी, कोई भी 3 साइड्स 4 साइड्स डाल दी जाएंगी और उसकी प्लेसेस डाल दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा। हुआ क्या, रिसेंटली इंडिया ने 7 नेचुरल नेचुरल याद रखना, नेचुरल हेरिटेज साइट्स को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया। पहले हमारी इस लिस्ट में कौन था, देखो ये अभी यूनेस्को साइट्स बनी नहीं है, ये टेंटेटिव लिस्ट में, टेम्परेरी है, ठीक है। इसके ऊपर सोचा जाएगा, काम किया जाएगा, वो टेंटेटिव लिस्ट में ऐड होती है, देखा जाएगा कि सही में इसको ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो टेंटेटिव लिस्ट में पहले 62 साइट्स थी, अब 69 साइट्स हो चुकी है, 7 साइट्स को ऐड किया गया। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी याद रखनी है। डेकन ट्रैप्स नहीं पूछा जाएगा आपसे, सबको पता है कहाँ पे। सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर ये पूछा जाएगा क्योंकि ये नहीं पता होगा लोगों को कि कर्नाटका में, ठीक है। मेघालय एज केव सबको पता है, मेघालय नाम है तो मेघालय में होगी, कोई नहीं पूछ रहा। नागा सबको पता है, नागालैंड में होगी, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। एरा मट्टी दिब्लू ये पूछा जाएगा, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जो जो लगता है पूछा जाएगा। तिरुमला हिल्स आपकी ज्योग्राफी का पार्ट है, जो अच्छे से पढ़ा है जिसने उसे पता है, बट मेजरली नहीं पता होगा लोगों को, तो ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। वर्कला क्लिफ्स जो है वो कहाँ पे, केरला में। तो ये 4 साइट्स हैं जो पूछी जाएगी, इसमें से क्यों पूछी जाएगी, क्योंकि इनके बारे में लोगों ने कम सुना है और इन्हें यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया है। तो यूपीएससी भी बहुत स्मार्टली प्ले करता है, वो सिर्फ उन लोगों को ही सक्सेस प्रोवाइड करेगा जो कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं फिर कहूंगा आपसे कि एक चीज याद रखना, आपके जो 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके साथ अगर आपने एनवायरनमेंट जोड़ दिया ना, आपका सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी की साइंस एंड टेक अच्छी है और वो सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ के चला गया तो उसके भी चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। मैं नहीं कहता इसके आगे कहीं जाओ, बट मैं कहता हूं कि इन 6 सब्जेक्ट पर प्लीज कमांड रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आपको पता है कि मैं पॉइंटर्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपको ये पढ़ने होते हैं जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो नेशनल न्यूज जो थी वो हमारी पूरी हो चुकी है। एनटीसीए को मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में मैंने बता दिया ये एनटीसीए क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये भी कुछ पॉइंटर्स है, देख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब स्पीशीज एंड न्यूज की तरफ चलते हैं, ये क्या क्या है चीजें न्यूज में वो पढ़ते हैं। जो हमने पहले के पार्ट करे उसमें मैंने आपको मकाउस के बारे में बताया था, ठीक है। तो फिर से एक मकाओ, बॉनेट मकाओ है, उनके बारे वो न्यूज में आ गए। अब क्या है ना कि यार जब भी जानवर कोई मर जाते हैं बड़े लेवल पे, जैसे 9 बॉनेट मकाउस जो है वो एकदम से दे वर फाउंड डेड इन तिरुवनंतपुरम केरला। तो अब इसलिए हो सकता है बॉनेट मकाउस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। इनको ओल्ड वर्ल्ड मंकीज भी बोला जाता है। मेनली आपको ये पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेंगे, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। आपको ये कहाँ पे रहते हुए दिखेंगे, ये दिखेंगे आपको एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट और अर्बन एरियाज में, ठीक है, जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन है वहां पे ये देखने को मिलते हैं। इस वजह से इनके बीच में और ह्यूमंस के बीच में क्लैशेस भी देखने को मिले। ये आप देखेंगे तो ये वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, मतलब कि IUCN की लिस्ट पे ये वल्नरेबल है। शेड्यूल 1 में रखे गए हैं हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। आप इनको अलग कैसे कर सकते हो, इनके माथे के बीच में आपको ये पार्टीशन देखने को मिल रहा होगा। तो ये सेंट्रल पार्टिंग जो है हेयर के बीच में, इनसे आप इन्हें रिजेंबल कर सकते हो बॉनेट, बॉनेट की तरह। तो इस वजह से क्या है कि इनका नाम बॉनेट मकाउज रख दिया गया, ठीक है। आर्बोरियल होते हैं, मतलब कि ट्री के ऊपर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल भी हैं, मतलब कि हर टाइम तो ट्रीज के ऊपर नहीं रहेंगे, है ना। ट्रूप्स में रहते हैं, मतलब अपना इनका एक ग्रुप होता है। ओमनीवोरस होते हैं, फ्रूट सीड्स तो खाते ही हैं, साथ ही साथ इंसेक्ट्स भी खाते हैं, तो इस वजह से ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये पालास कैट है, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये एक्चुअल में एक छोटी एल्यूसिव, एल्यूसिव मतलब जिसे ढूंढा ना जा सके इजीली, जिसे पकड़ा ना जा सके इजीली, जल्दी से भाग जाए, उसे एल्यूसिव बोलते हैं। तो ये स्मॉल और एल्यूसिव वाइल्ड कैट है, ठीक है। सेंट्रल एशियन कोल्ड एरिड ग्रासलैंड और रॉकी टेरेन में आपको ये देखने को मिलेंगे। हाई ऑल्टीट्यूड में आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। याद रखना सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी आ रही है, मंगोलिया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इन कंट्रीज में आपको ये पालास कैट देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में ये स्पॉट करी गई थी, इसी वजह से मैंने ये कवर किया है कि ये आ सकता है, क्योंकि लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम में तो देखने को मिलती थी, बट अरुणाचल प्रदेश में भी ये पालास कैट देखने को मिली है। ये सॉलिटरी होते हैं, मतलब कि ये अकेला रहना पसंद करते हैं। नॉक्चुरल होते हैं या फिर क्रेप्सक्युलर होते हैं। इसका मतलब क्या है, नॉक्चुरल का मतलब जो रात को निकलते हैं प्रे के पीछे। क्रेप्सक्युलर का मतलब क्या है, जो डस्क और डॉन में निकले, मतलब कि सुबह जब एकदम बहुत कम अंधेरा होता है तब, ठीक है, और शाम के टाइम जब अंधेरा होने वाला होता है तब आपको ये एक्टिव देखने को मिलेंगे। ये अपॉर्चुनिटिक एम्बुश प्रेडेटर होते हैं, मतलब ये छुप के वार करते हैं। दे वेट फॉर देयर प्रेज, जब बहुत पास पहुंच जाते हैं उसके बाद दे अटैक, ठीक है। और देखने से कितनी खतरनाक लग रही है, होती स्मॉल है बट यस डेंजरस, ओके। और कितनी वो भी लग रही है ना कि जैसे चिड़चिड़ी, है ना। आगे बढ़ते, अभी हमें तोता जो है वो देखने को मिला है न्यूज़ में। क्या नाम है इसका, येलो क्रेस्टेड कैकाटू, ठीक है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इंडोनेशिया एंड ईस्ट तिमोर में ये हमें देखने को मिलता है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती चली गई वाइल्ड में, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो वाइल्ड पॉपुलेशन इसकी एक्सट्रीमली लो है, बस 2000 ही मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हैं। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था, इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। क्या थ्रेट है इनकी लाइफ पर, इलीगल पेट ट्रेड, हैबिटेट लॉस, ठीक है। आपको पता है कि जितना डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो गया है, ठीक है। और इनकी पॉपुलेशन जो है 80 to 90% से डिक्लाइन कर चुकी है। दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, वी आर रीडिंग अबाउट इट, ठीक है। IUCN की लिस्ट में बात कर ली हमने, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ओके। प्राइमरीली ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, इंडोनेशिया में एंड ईस्ट तिमोर में। तो अब हो सकता है वो बोले कि दे आर इंडिजीनियसली फाउंड इन इंडिया, तो आपको याद रखना है नहीं, इंडोनेशिया एंड ईस्ट तिमोर में हमें देखने को मिलते हैं। ईस्ट तिमोर वैसे भी अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्यों आप मुझे बताएंगे जरा, कौन सी जिसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये 11th मेंबर बन गई है, ठीक है। अब इतना हिंट दे दिया, इससे ज्यादा क्या हिंट दूं, है ना, बताना जरा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद वही इलीगल पेट ट्रेड, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, ओके। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेनली वो खेलेंगे तो जगह पे ही खेलेंगे कि कौन सी जगह पे मिलते हैं, कौन सी जगह पे नहीं मिलते हैं, है ना। फिर एक्था, एक्थ एमीबा जो है वो क्या है, ये एक्चुअल में एक फ्री लिविंग अमीबा है, जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वाटर में भी, सॉइल में भी, डस्ट में भी।
ये एक बहुत ही रेयर बट बहुत ही एक सीरियस इन्फेक्शन क्रिएट करता है आई के अंदर अंदर। और मेनली किसको करता है, जो लोग जिसे हम कहते हैं ना कि वो पहनते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेस, ठीक है, उनको ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज को आपको पता है कि जब आप स्टोर करते हैं, जैसे आपने सिंपल वाटर में स्टोर कर लिया, अपने जो उसे रखते हैं आप निकाल के, ठीक है, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया तो मुझे कोई इसका ज़्यादा आइडिया है नहीं। बट क्या होता है कि लोग टैप वाटर में ही इसे यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो अमीबा है ये इस टैप वाटर में एंटर अगर कर जाता है तो ये उसमें भी जैसे हम कहते हैं कि पेनिट्रेट कर जाता है उन लेंस में। और उसके बाद ये जब आई में आप इसे लगाते हैं तो उसके बाद आपको इस तरीके का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने इसको अर्ली डायग्नोसिस नहीं किया तो उसके बाद आपको आई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा मतलब कि वाटर में, जो आपका डेली यूज़ का वाटर आता है उसमें, हॉट टबिंग में, स्विमिंग पूल्स में, ठीक है? वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो अगर बिना कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करे वहाँ पे आप जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेनली तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं तो, ठीक है? तो मेनली आपको याद रखना है ये है क्या और किससे रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाएगा, ठीक है? 4 स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से बोला जाएगा इनमें से कौन-सी स्टेटमेंट करेक्ट है इससे रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने जब कोरल्स को डिस्कस किया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो कोरल्स हैं वो शैलो वाटर्स में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट करती है। एंड उसके बाद क्या है कि एल्गे जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके साथ म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, उनको हेल्प होती है फोटोसिंथेसिस करने में, तो ऑब्वियसली कोरल्स उतर रहेंगे। बट रिसेंटली क्या हुआ है, देखो डीप सी कोरल्स भी होते हैं, उसमें से एक नई स्पीशीज देखने को मिली है। अब इसका नाम बहुत मुश्किल है बट फिर भी प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करता हूँ। इरिदो गॉर्जिया च्यूबैका, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिली ये स्पीशीज? ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक में, नियर हवाई एंड मरीना ट्रेंच में, ठीक है। 400 से 1000 मीटर के डेप्थ में आपको ये देखने को मिली है ये स्पीशीज, किसकी? कोरल्स की, डीप वाटर कोरल्स कहते हैं। इसका नाम जो है वो स्टार वॉर्स का जो च्यूबैका था उसकी उसके ऊपर रखा गया है, क्योंकि आप इसका हेयरी स्ट्रक्चर देख रहे हो तो उससे रिजेंबल करके इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। अब क्या है कि ये लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, फ्लेक्सिबल ब्रांचेस होती हैं इनकी, और शाइनी सरफेस होता है एंड काफी हैरी होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेंगे? डीप सी में देखने को मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पीशीज इन न्यूज, देखो यार मैं एक चीज ना आपको सच बता देता हूँ आज, स्पीशीज इन न्यूज को टारगेट करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि कभी कभार तो वो एकदम ही उल्ट पटांग स्पीशीज पूछ लेंगे, फ्लोरा फाउना या पैथोजन किसी की भी। कई बार वो इजी पूछेंगे पर वो स्टेटमेंट्स इतनी मुश्किल होती है, जैसे एलिफेंट के बारे में जब पूछा गया था कि जेस्टेशन पीरियड उसका इतना होता है ये और वो, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस कि हम कैसे सबका जेस्टेशन पीरियड याद रखें, है ना। तो मैं यही बोलता हूँ कि स्पीशीज इन न्यूज को टारगेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं यही कहूंगा कि मेन मेन चीजें जो है उनके बारे में याद रखो, रीजन याद रखो, ये वो। बाकी तो यूपीएससी की लैंग्वेज को देख के आप उसे सॉल्व कर ही सकते हो, मैंने आपको बताया यूपीएससी की लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, है ना। अब ऐसे ये रेड आईवे प्लांट है, ये क्या है? ये एक्चुअल में एक मेडिसिनल प्लांट है जो ट्रॉपिकल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी नेटिविटी की बात करें कि कहाँ का नेटिव है ये, तो ये जावा हो गया, ठीक है। जावा का ये नेटिव है, वहां पर ये देखने को मिलता है, बट इंडिया में इसे वाइडली कल्टीवेट किया जाता है, इंडिया में इसे वाइडली कल्टीवेट किया जाता है। अब हुआ क्या है कि JNTB-GRI जो है केरला में है ये, इसने डेवलप किया है इसका एक एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड वूंड हीलिंग पैड, ठीक है, जो इसी से बना हुआ है। तो इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं कि ये रेड आईवे प्लांट होता क्या है। अब क्या है कि ये इट इज नोन इन ट्रेडिशनल आयुर्वेदा फोक मेडिसिन, ठीक है। किसके नाम से इसे जाना जाता है? वुंड हीलर के नाम से इसे जाना जाता है, व्रणरोपनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको ट्रेडिशनली यूज किया जाता था फ्रेश वुंड्स के ऊपर, कट्स के ऊपर, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, स्किन एलिमेंट की तरह यूज किया जाता था स्किन इन्फेक्शंस को कर्व करने के लिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यही आएगा, रेड एवी प्लांट क्या है, वही 4 ऑप्शंस आएंगे, फिर आपको बताना होगा उसमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एमपॉक्स, इसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या हुआ था कि आपको पता है कि इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताई गई थी, ठीक है, ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC में इसे ऐड किया गया था। बट रिसेंटली क्या है, WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये आज के बाद मतलब कि इट इज नो लॉन्गर
अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, मतलब पहले ऐड किया गया था फिर निकाल दिया गया था। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लो। ये जूनोटिक वायरल डिजीज है, मतलब कि जानवरों से इंसान में फैलता है। क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? फीवर देखने को मिलेगा, सोलन लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे, पेनफुल ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे बॉडी के ऊपर, है ना। आपने फोटोज देखी होगी, ये कोविड के बाद बहुत ज्यादा न्यूज में था, है ना। मंकी पॉक्स वायरस जो है उसके थ्रू फैलता है। ठीक है, ये मंकी पॉक्स वायरस क्या है? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। अब याद रखना वो क्या करते हैं ना, वो ऐसा करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड कर देंगे इसे, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कर देंगे, तो आपको याद रखना डीएनए वायरस है। ठीक है, प्लीज इस चीज को याद रखना। उसके बाद क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है जैसे एनिमल टू ह्यूमन फैल रहा है? बिल्कुल। अगर क्लोज कांटेक्ट में, कोई स्किन टू स्किन कांटेक्ट में, सेक्सुअल कांटेक्ट में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एक्सचेंज हो गई है, या कंटामिनेटेड ब्लीडिंग को टच किया है, या कोई ऐसी क्लोथिंग है जिस जो कंटामिनेटेड थी उसको टच कर लिया, तो बिल्कुल ये फैल सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, ब्लिस्टर्स एंड ऑल्सो हेडेक होता है, सीवियर हेडेक होता है, फीवर है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये यूजुअली 2 से 4 वीक तक लास्ट करता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब एक हद के बाद ये फैलना बंद हो जाता है। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे कि तो ये केसेस जो है सीवियर हो सकते हैं अगर कोई बच्चा हो या चिल्ड्रन हो या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हो। 2 टाइप में इसको 2 क्लेड्स में बांटा गया है। क्लेड 1 में उनको रखा गया है जिसकी हाइयर मोरालिटी मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। क्लेड 2 में रखा गया है जो कि रिस्पॉन्सिबल थे 2022 के ग्लोबल आउटब्रेक के लिए। मंग एमपॉक्स फैला था ना, उसको क्लेड 2 में रखा गया। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मैंने बोला ये सेल्फ लिमिटिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा टॉक्सिन्स। अल्फा टॉक्सिन्स क्या है? ये एक टाइप के फंगाई होते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये एक टाइप के फंगाई होते हैं, बट दे आर हाईली टॉक्सिक, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है? जो कैंसर जनरेटिंग है। ठीक है, कौन सी क्रॉप्स में आपको ये देखने को मिलेंगे? पीनट्स, कॉर्न स्पीशीज अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। अब क्या है कि ना, रिसेंटली हुआ क्या कि इंडोनेशिया ने इंडिया से आते हुए ये अल्फा टॉक्सिन्स को, सॉरी, ये जो पीनट्स कॉर्न्स वगैरह थे इनको रोक दिया। क्यों रोक दिया? ट्रेड पर बैन लगा दिया इस अल्फा टॉक्सिन्स की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं कि अल्फा टॉक्सिन्स होते क्या हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब किस्मत अच्छी है तो ये समझ लो कि बिल्कुल जो आपने पढ़ के गए आप वही आ गया। अगर किस्मत नहीं अच्छी है तो यार देखो, स्पीशीज इन न्यूज में बार बार कहूंगा आपसे एक ही चीज कि इनको टारगेट करना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट लाइक जैसे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए, मैंने आपको एक तरीका बताया कि ये चीज इस तरीके से पूछी जा रही है और इस तरीके से ही पूछी जाएगी, और वो आपको 2026 में भी देखने को मिलेगा। बट स्पीशीज इन न्यूज बहुत मुश्किल है यार। ठीक है, बट मैं यही कहूंगा कि अपनी नॉलेज को जितना वाइड कर सकते हो अपने आप को बिना स्ट्रेस दिए, उतना आप कर लो। ठीक है, अब क्या है कि ये कहाँ पे थ्राइव करता है जो अल्फा टॉक्सिन है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। कौन कौन से फूड स्टफ को ये इफेक्ट करता है? पीनट्स, मेज, राइस, स्पीशीज, स्पाइसेस, ट्री नट्स हो गए, कॉटन सीड्स हो गए, इनको ये टारगेट करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसको डिटेक्शन कैसे किया जाता है? इसका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से, या फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे की वजह से। ठीक है, इनकी हेल्प से इसे डिटेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि 2 ब्लैक एस्परगिलस स्पीशीज को देखा गया है। ये स्पीशीज का नाम क्या है जो देखा गया है, जो वेस्टर्न घाट्स में मिली है? धाके फाल्करी एंड पैट्रिशिया विल्ट शी रेई। बहुत मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है, बट अब पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, ये भी एक टाइप के फंगाई है। ठीक है, इनको एक और नाम से जाना जाता है वर्क हॉर्सेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए, फूड फर्मेंटेशन के लिए, एग्रीकल्चरल यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाएगा कि ये किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, तो बस इतना याद रखना। ठीक है, कहाँ पे मिले? वेस्टर्न घाट्स में मिले। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज है आज की क्लास का। इसमें क्या है? यूस्टोमा क्या है? यूस्टोमा क्या है? ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो इसको 2 और नाम है जिसके नाम से जाना जाता है। एक है लिसियांथस और एक है प्रेरी जेंटायन। जेनशायन बोलेंगे या जेंटायन बोलेंगे, इसमें से एक प्रोनाउंसिएशन होगी, बट ये भी इसको बोला जाता है। ये एक्चुअल में क्या है कि ये एक टाइप के फ्लावर हैं जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे, मेनली मेक्सिको एंड साउदर्न यूएसए में।
ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है, जो CSIR NBRI है, उसने इसे कल्टीवेट किया है उड़ीसा के अंदर, इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसको आपको एक प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, फंगल डिजीज इस फ्लावर को ना हो, ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। ठीक है। इसको एक वेल ड्रेन्ड मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल चाहिए। ठीक है। इसकी जो लाइफ है वो 2 से 3 वीक है, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स है, इसलिए तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको इसके बारे में जाननी थी, इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं सेकंड पेज पे लेके जाता हूँ आपको और कुछ चीजें समझा देता हूँ। मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस कोर्स को देख रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो आप इसको प्लीज देखिए। ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब कुछ इसमें कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें से वही टॉपिक्स कवर हो पाते हैं जो करंट अफेयर्स में। अगर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट थीम्स करनी है, आपको 389 रुपीज में वो मिल जाएगी। देखो यार, आपको पता है कि चीजें बहुत कॉस्टली हैं, बट फिर भी मैं आपके लिए 389 रुपीज में सारी इंपॉर्टेंट थीम्स लेके आ चुका हूँ, जो कि मैं 10 लेक्चर्स के अंडर पूरी कर दूंगा। ठीक है। 389 की मेंबरशिप पर मंथ की है, बट आपका 1 महीने में ही काम हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे 20 डेज के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। PDF सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो कि इस मेंबरशिप का पार्ट है। ठीक है। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।